एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रानो। सो वंस अगेन हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्या है? दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में, जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एसिड एंड बेस से। एसिड एंड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो है वो हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे। ओके, तो एसिड और बेस जो है इनकी हम स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मतलब वहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि उसके अपीयरेंस की या फिर उसका टेस्ट कैसा होगा। ओके, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उनकी बात करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में वहां पर हम केमिकल रिएक्शन से डील करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एसिड और बेस की। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखें एसिड की, तो एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर सॉर इन टेस्ट। तो जैसे ही यहाँ पर आपको सॉर मतलब क्या होता है? खट्टा। तो खट्टा बोलते ही आपको क्या याद आता है? इमली, नींबू। तो इनके टेस्ट क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो ये खट्टे क्यों हैं? क्योंकि इनमें एसिड्स प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे दूसरी चीज जो है हमको देखनी है कि ये क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब क्या है कि अगर आपके हाथ में या कपड़ों में गिर गए तो ये क्या कर देते हैं? उसको जला देते हैं। ठीक है, ये कोरोसिव क्यों होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और उसके बाद में यहाँ पर अगर तीसरा चीज देखें तो वो है कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये लिटमस पेपर जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ये क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ओके, अब कड़वे होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो बेकिंग सोडा। अब आपने घर में अपनी मम्मियों को देखा होगा केक बनाते समय वो क्या ऐड करते हैं? बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर तो बेकिंग सोडा जो है वो एक एग्जाम्पल हो जाता है बेस का। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए। तो ये सब क्या होते हैं? सोपी इन टच होते हैं। मतलब क्या है? अगर आप सोपी होते हैं, स्लिपरी फील करते हैं इनसे, तो वो भी क्या हो जाते हैं? बेसिस के एग्जाम्पल्स ही हैं। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे लिटमस की बात करें तो बेसिस जो है वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो ये लिटमस क्या है एग्जैक्टली ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हमको अगर हम फिजिकली इनको क्लासिफाई करना चाहे एसिड या बेसिस को, तो हम बोल सकते हैं कि एसिड्स जो है दीज आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, और बेसिस जो है दीज आर बिटर इन टेस्ट। तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि क्यों कुछ एसिड्स जो हैं कोरोसिव होते हैं। तो ये मैं आपको, इससे पहले हमने क्या देख लिया कि किस तरह से हम एसिड और बेस को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या देखा था कि जो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट होते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स तो जो एसिड्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। एक तो ऑर्गेनिक एसिड्स है और दूसरा मिनरल एसिड्स है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। अब आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मतलब क्या है? द एसिड विच आर डिराइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। जो प्लांट और एनिमल से जो हमें एसिड्स ऑब्टेन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और जैसे ही आजकल हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो है, अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स देखें, जो कर्ड है तो कर्ड में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? लैक्टिक एसिड। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड। टोमेटो जूस में ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड। विनेगर मतलब सिरका जो हम यूज करते हैं अचार वगैरह बनाने पे या चाइनीज फूड आइटम बनाने में। और ग्रेप्स में कौन सी एसिड होती है? टार्टरिक एसिड। इसी तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये जो आप जितने भी देख रहे हैं, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स। और ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो होती हैं ये क्या होती है? इनको हम क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, वी कैन ईट। ओके, एंड दीज आर ऑर्गेनिक एसिड आर नॉट हार्मफुल टू अवर बॉडी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं तो ये क्या होती हैं? वीक एसिड्स होती हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो है मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। द नेक्स्ट इज
मिनरल एसिड्स, तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड विच आर डिराइव फ्रॉम मिनरल्स। ओके, अब आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट जो है उसमें से हम मिनरल्स निकालते हैं और मिनरल से हम फिर क्या करते हैं? इन एसिड्स को ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो 3 मोस्ट कॉमन अगर हम मिनरल एसिड्स की बात करें तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड द थर्ड वन इज नाइट्रिक एसिड HNO3। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड्स हैं और ये जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दीज आर वेरी कोरोसिव। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि एसिड्स जो है कोरोसिव होते हैं, तो वो मिनरल एसिड्स हैं। तो मिनरल एसिड्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ये क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब क्या है? अगर ये हमारे कपड़ों पे या फिर हमारे हाथ पे गिर जाए तो ये क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ को जला भी सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप लैब में इन एसिड्स के साथ में डील करते हैं तो हैंडल विद केयर, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है? इनको यूज करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड अनदर वन इज मिनरल एसिड। ओके, नाउ पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, मतलब कि वो हमें प्लांट से मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं, तो उनको हमने क्या बोला था? ऑर्गेनिक एसिड्स। और जो एसिड्स हमें मिनरल से ऑब्टेन्ड हो रहे थे उनको हमने बोला था मिनरल्स एसिड। उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखेंगे एसिड का वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अनदर वन इज वीक एसिड्स। ओके, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स से आप क्या समझेंगे? द एसिड्स विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में क्या होगा? वो मैक्सिमम नंबर में H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या आ जाएगा? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग में आते हैं। अगर हम यहाँ पे HCl का एग्जाम्पल ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल ले, तो अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा? H+ आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर हमने भी एसिड्स हैं वो क्या, उनमें क्या होता है? H+ आयंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स क्या है? द एसिड्स विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव अ स्मॉल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयंस। मतलब कि वो एसिड्स जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें H+ आयंस जो मिलेंगे वो बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। ठीक है, यहाँ पर हम इसका एग्जांपल ले तो कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली ही एक्सप्लेन किया था कि टोमेटो जो होते हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एसिटिक एसिड जो है वो विनीगर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये क्या है? ये दोनों जो हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये एक मिनरल एसिड से, ये मिनरल से हमें मिलती है, फिर भी ये एक वीक एसिड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले अगर एसिटिक एसिड का, जैसे CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा यहाँ पर कि ये डिसोसिएट तो होगा, ठीक है, डिसॉल्व तो होगा, बट बहुत कम अमाउंट में ये H+ आयंस देगा। मतलब कि आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि मोस्टली जो है वो क्या होगा? अनडिसॉल्व फॉर्म में ही रहेगा और कुछ ही अमाउंट में क्या होता है? डिसॉल्व होता है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो वीक एसिड है वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं वाटर में। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि वो वाटर में कितना डिसॉल्व हो रहा है। तो जितना ज्यादा वो वाटर में डिसॉल्व होगा उतना ज्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा और जो वीक एसिड्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो अनडिसॉल्व फॉर्म में ही रहते हैं, उतने ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते। तो इसीलिए जो H+ आयंस जो हमें मिलते हैं वो बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। तो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशंस। तो ये
थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशंस। तो यहाँ पर एसिड को क्लासिफाई किया जाता है कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। ये जो वर्ड्स हैं हम नॉर्मली बहुत यूज करते हैं, सुनते भी हैं, बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं रहता है कि कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स मतलब क्या है, जो आपको लैब में जो ग्लास की बॉटल्स में जो रखे हुए रहते हैं वो क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म्स में होते हैं, प्योर फॉर्म्स में होते हैं। मतलब कि वो एसिड्स जिनमें वाटर जो कंटेन करता है वो बहुत कम होता है, वाटर की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम होती है, वो कंसंट्रेटेड एसिड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो आपको लैब में मिलती है प्योर फॉर्म में जो रखे रहती हैं वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती हैं। उसके बाद में डाइल्यूट एसिड्स। अब द एसिड विच कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो एसिड्स जिसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है उनको हम डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं। बट डाइल्यूट एसिड्स हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो डाइल्यूट एसिड्स अगर हमें प्रिपेयर करना है तो वो हम कंसंट्रेटेड एसिड से ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि आपको HCl जो है, आपको कंसंट्रेटेड HCl दे दिया जाएगा और आपको क्या बोलेगा, आपको उसको डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट करते समय आपको हमेशा ध्यान में रखना है आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, बीकर में क्या लेंगे, वाटर लेंगे, और वाटर लेने के बाद इसमें आप क्या ऐड करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब भी आप ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर ऐड करेंगे तो वहां पर आपको क्या करना है, कांस्टेंट उसके स्टीयरिंग भी करते रहना है। क्यों, क्योंकि ये जो है बहुत एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसीलिए जब भी आप किसी कंसंट्रेटेड एसिड्स का डाइल्यूशन करते हैं तो वो बहुत केयरफुली आपको करना होता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर हमें किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना है तो प्रॉपर मेथड क्या है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, हमेशा वाटर में ही आप एसिड जो है वो ऐड करेंगे, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप और कांस्टेंट स्टीयरिंग। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका रिवर्स प्रोसेस करते हो तो ये बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और इतना एक्सोथर्मिक होगा कि वो स्प्लैश होके वो छींटे आपके फेस पे भी आ सकते हैं, कपड़ों पे भी आ सकते हैं, जिससे it will harm your face, it will burn your face and it will burn your clothes। तो इसीलिए डाइल्यूशन करते समय आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। नाउ द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। तो यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन बेस का सिर्फ होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो जैसे हमने एसिड में देखा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इन द सेम वे यहाँ पर बेस का भी सेम क्लासिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस यहाँ पर क्या होते हैं, अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। मतलब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, वो बेस जो ज्यादा से ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होंगे और सॉल्युबल होने के साथ साथ वो क्या होंगे, मोर अमाउंट में आयंस फॉर्म करेंगे। कौन सा आयन फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, और आयोनाइज होके वो क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जांपल देखें स्ट्रॉन्ग बेस का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इनको हम स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में ये क्या देगा, आयोनाइज होके डिसोसिएट होके क्या फॉर्म करेगा, एक तो सोडियम के आयंस फॉर्म करेगा और साथ के साथ में हाइड्रोक्साइड आयंस। मतलब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो बेस होते हैं उन बेस में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्साइड आयंस। इन द सेम वे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में अगर आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देगा, पोटेशियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस है जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वाटर में, डिसॉल्व होते हैं वाटर में, और डिसॉल्व होने के बाद आयोनाइज होने के बाद में वो मैक्सिमम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, ओके। इन द सेम वे नाउ द नेक्स्ट इज वीक बेस। अब वीक बेस क्या है, जो पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर होते हैं, जो कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उनको हम बोलते हैं वीक बेस। अब वीक बेस का एग्जांपल क्या है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पर, अब एमोनियम हाइड्रोक्साइड को
अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आयोनाइज होगा, डिसॉल्व होगा और ये क्या फॉर्म करेगा, एक तो अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, बट यहां पर क्या होगा कि बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे, मतलब कि मोस्टली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज होगा तो आयोनाइज होके ये क्या देगा, कैल्शियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वाटर में, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। और वीक बेस में क्या होते हैं, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं और पार्शियली आयोनाइज होने के बाद ये कम सोल्यूबल होते हैं और कम अमाउंट में ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है, वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, वाटर सॉल्युबल बेस जो है दीज आर ऑल्सो नोन एज अल्कलीज। ओके, तो यहां पर ये हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, हमने कवर कर चुका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया था कि एसिड्स जो होते हैं दीज आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, और बेसिस जो हैं बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि कुछ एसिड्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो मिनरल एसिड्स होते हैं, और कुछ एसिड्स वीक होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, वो हमें फूड प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम हर एसिड या बेस को टेस्ट करके नहीं बता सकते, तो इसीलिए हमको एक अल्टरनेटिव मेथड चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि एसिड है या फिर बेस है। तो इसीलिए यहाँ पर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या है, ये एक डाई है जिसको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने की वजह से वहां पे कलर चेंज होता है, और कलर चेंज होके हम वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड्स और बेस को। तो नॉर्मली यहाँ पे इंडिकेटर्स जो हैं, 3 टाइप के इंडिकेटर्स हमको पढ़ने हैं, वो है नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये इंडिकेटर्स जो है हमें नेचर से मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो अगर हम देखें तो नेचुरल इंडिकेटर्स में एक तो है लिटमस। तो लिटमस जो है वो आपको एक पेपर के फॉर्म में भी मिलता है और ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है। तो ये लिटमस जो है अगर हम पेपर के फॉर्म में देखें तो एक रेड लिटमस पेपर होता है और ब्लू लिटमस पेपर होता है। और ये जो लिटमस जो है ये एक पर्पल कलर की डाई है जो हमें मिलती है, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट लाइकन से। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है टर्मरिक। तो टर्मरिक जो है जो हम यूज करते हैं, आपको पता है टर्मरिक तो येलो होता है, तो ये येलो डाई है। उसके बाद में नेक्स्ट है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक डाइज जो है दीज आर मैनमेड डाई, मतलब ये हमें नेचर से नहीं मिलती है, ये हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आएगा एक तो फिनोफ्थलीन, इसका ये कलरलेस होता है, और मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी। तो ऑल्फैक्टरी जो है दैट विल बी रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, स्मेल से हम आइडेंटिफाई करते हैं एसिड्स और बेस को। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है एक तो ऑनियन एक्सट्रैक्ट, इनके हम एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, वेनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव। तो आपको ये 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इनका बिहेवियर एसिड में चेंज होता है और बेस में चेंज हो जाता है। सो नाउ वी विल सी द बिहेवियर ऑफ इंडिकेटर इन एसिड्स। तो जो मैंने आपको अभी इंडिकेटर्स बताए थे, वो इंडिकेटर्स को अगर आप एसिड्स में ऐड करते हैं तो वहां पर आप क्या चेंज ऑब्जर्व करेंगे, वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास एसिड है, ठीक है, तो एसिड में अगर आप ब्लू लिटमस डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो एसिड है। ओके, इन द सेम वे टर्मरिक, टर्मरिक जो है येलो है, तो अगर आप उसको एसिड में ऐड करेंगे तो अगर उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है तो भी आप आइडेंटिफाई करते हैं, ऐड करते हैं एसिड्स को। फिनोफ्थलीन, तो फिनोफ्थलीन जो है उसका कलरलेस रहता है वो, और अगर आप उसको एसिड में डालेंगे तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज कलरलेस रहेगा, तो वहां पे हम बोल सकते हैं वो एसिड है। उसके बाद में नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज। तो जैसे मैंने आपको बताया था मिथाइल ऑरेंज जो है उसका खुद का कलर ऑरेंज होता है, तो अगर आप एसिड में डालते हैं तो वो ऑरेंज से अगर रेड में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो एसिड है। उसके बाद में अनियन, क्लोव और वेनिला,
इनको अगर आप एसिड में डालेंगे तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि इनकी जो स्मेल है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो वहां पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एसिड है। तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। इसी तरह से आपको नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगी बिहेवियर ऑफ इंडिकेटर्स इन बेस। नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ इंडिकेटर इन बेसिस। ठीक है, मैंने आपको एसिड में बता दिया था, नेक्स्ट जो है वो अब हमें पढ़ना है बेसिस में। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर बेस आपको अगर कोई सॉल्यूशन दे रखा है, बेस है, कोई भी आपको केमिकल दिया हुआ है और अगर आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है तो ये देखिए, तो वहाँ पर अगर आप ब्लू लिटमस पेपर यूज करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप बेस में ऐड करेंगे, बेस में डिप करेंगे तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बट अगर आप वहाँ पे रेड लिटमस पेपर को अगर आप डिप करते हैं तो वो रेड लिटमस पेपर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो वहां पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बेस है। इसी तरह से नेक्स्ट है टर्मरिक। तो टर्मरिक जो है कलर जो है दैट विल बी चेंजेस येलो टू रेड में हो जाएगा। फिनोफ्थलीन जो है दैट विल बी चेंजेस टू कलरलेस टू पिंक। मिथाइल ऑरेंज, तो उसका ऑरेंज जो कलर है दैट विल बी चेंजेस टू येलो। और अनियन, क्लोव और वेनिला जो है, इसको अगर आप बेसिस के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो वहां पे क्या होगा, जो इनकी जो स्मेल है वो वहां पर लूज हो जाएगी, मतलब वो स्मेल जो है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो इन सारे मेथड से आप क्या बता सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपको पर्टिकुलर सब्सटेंस दे रखा है वो क्या है, बेस है। तो इस तरह से हम एसिड और बेस को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। सो अब तक हमने क्या पढ़ चुका है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। नाउ हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी एसिड्स हैं अगर वो मेटल के साथ में रिएक्ट होंगे तो मेटल में के साथ में रिएक्ट होने के बाद में वहां पे एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होने के साथ साथ में वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये क्या है, सोडियम मेटल्स। तो सोडियम मेटल जो है जब रिएक्ट होगा हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के साथ में तो ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके, इन द सेम वे जब जिंक मेटल जो है दैट विल बी रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट होने के बाद में क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट, सॉल्ट है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, ये सोडियम और जिंक मेटल क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड और वही डिस्प्लेस हाइड्रोजन जो है वो आपको इवॉल्व हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हो रही है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं और इस टेस्ट ट्यूब में अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, और इस जिंक ग्रेन्यूल्स में अगर आप क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप ऐड करते हैं तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप यहाँ पर अगर आप बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हैं तो जैसे ही आप इसके ऊपर बर्निंग मैच स्टिक रखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, पॉप साउंड सुनाई देता है। तो अगर आपको पॉप साउंड अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वही पॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रिएक्शन जब जितने भी मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं जब वो एसिड के साथ में रिएक्ट होते हैं तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इसके बाद में हम क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो वहां पर क्या फॉर्मेशन होगा, एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दैट विल बी रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जब दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो रिएक्ट होने के बाद में यहाँ पर एक तो ये कैल्शियम और सल्फेट, सो कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर का फॉर्मेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर
अगर हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम और ये क्लोराइड मिलके NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। अब आपने देखा ही होगा कि जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक्स का ओपन करते हैं ढक्कन, तो वहां पर आप क्या देखते हैं, जैसे गैस इवॉल्व होती है, बबल्स बाहर की तरफ आते हैं, तो वो कुछ नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व होती है बॉटल से बाहर। ठीक है, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। नाउ द नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। इन द सेम वे यहाँ पर भी जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट होता है, तो रिएक्ट होने के बाद में वहां पे भी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इवॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 दैट विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट होने के बाद में यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेंगे, तो लाइम वाटर जो है वो कलरलेस रहता है, उसका कोई कलर नहीं है। तो जैसे ही आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, तो पास करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर वो जो लाइम वाटर था उसका कलर जो है वो मिल्की हो जाएगा, दूध के जैसा हो जाएगा। और वो क्यों हो जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो मिल्की हो जाएगा। अब तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व हो रही है। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाए कि अगर आप इसमें एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं तो यहां पर क्या होगा कि ये जो मिल्कीनेस था ये डिसअपियर हो जाता है। और डिसअपियर क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो सॉल्युबल सॉल्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे ही वहां पे फॉर्म होता है तो वहां पर जो भी मिल्कीनेस था वो डिसअपियर हो जाता है, तो सॉल्यूशन का कलर जो है वो फिर से क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे देखेंगे कि अगर एसिड मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट होता है तो वहां पे क्या होगा, तो देखिए, तो जितने भी एसिड्स हैं अगर वो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वहां पर क्या फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड जो है उसका ब्लैक कलर होता है, तो कॉपर ऑक्साइड में अगर आप HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, तो ये क्या करेगा, डिजोल्व होगा, आपस में रिएक्ट होगा। तो रिएक्ट होने की वजह से वहां पर जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा। और ब्लू ग्रीन क्यों होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड क्या है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर वाटर हो गया। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है विद मेटल ऑक्साइड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। तो उनका नेचर बेसिक क्यों है, क्योंकि एक तरह से अगर आप ये देखें तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सी है, तो ये एसिड है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या है, बेस है। तो इसीलिए ये जब रिएक्ट हो रहे हैं तो रिएक्ट होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बिहेव करते हैं, वो उनका नेचर क्या होता है, वो बेसिक होता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो मेटल्स हैं अगर वो बेस के साथ में रिएक्ट होंगे तो रिएक्ट होने के बाद में वहां पे एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बट आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ दो ही मेटल्स हैं, एक तो है जिंक और दूसरा एल्यूमिनियम, यही सिर्फ बेस के साथ में रिएक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिंक मेटल जो है दैट विल बी रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट होने के बाद में यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और वो सॉल्ट क्या होगा, सोडियम जिनकेट, जिसका फॉर्मूला है Na2ZnO2 और नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके,
नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में जब बेस रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट होने के बाद में वहां पे एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और दूसरा वाटर। एग्जांपल देख लेते हैं। सो नॉन मेटल ऑक्साइड में यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और वो सॉल्ट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर जो है फॉर्म होगा। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। ओके, तो अब देखिए क्या होगा अगर एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे रिएक्ट विद ईच अदर, तो वहां पे क्या होगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एग्जैक्टली क्या है, एसिड और बेस एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब ना ही वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं ना ही बेस की तरह, और जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में अगर एग्जाम्पल देखें, व्हेन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with base sodium hydroxide, so they will react with each other and after reaction they will form salt, that is NaCl and water। और इस प्रोसेस में हीट भी रिलीज होती है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो यहाँ पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है एसिड्स और बेस की बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय